नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी किया जाएगा। 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद होना निर्धारित है। साल 2013 में आई भीषण बाढ़ में ये समाधि क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद उसका निर्माण किया गया। पीएमओ ने कहा कि ये पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री की निगरानी और निर्देशन में हुआ है। वो लगातार इसकी निगरानी भी करते रहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूह G20 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटते ही 3 नवंबर को कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान में पीछे छूट रहे विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने एक बयान में रविवार को ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। भारत लौटते ही प्रधानमंत्री 3 नवंबर को इस कार्यक्रम की टीकाकरण के कम दर वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां वैक्सीन की पहली खुराक देने की दर 50% से कम है और दूसरी खुराक देने की दर बहुत कम है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री कम टीकाकरण दर वाले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कुछ अन्य राज्यों के 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा है। उन्होंने देशवासियों को एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जैसी प्रेरणा का संदेश भी दिया है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। वहीं गुजरात नर्मदा जिले के केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगे। बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण 2018 में किया गया था। सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 तक तीनों कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन इस साल वो इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली में है। ये भी बता दें कि केवडिया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद मोदी सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं सरदार पटेल की ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। वहीं कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार दोपहर एक लैंडमाइन ब्लास्ट में सेना के अधिकारी ऋषि रंजन शहीद हो गए। ऋषि राजौरी जिले के नौशेरा के लाम सेक्टर में कलाल एरिया पर गश्त कर रहे थे। नियमित गश्त के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हो गया। सेना के जवान अचानक हुए इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। इस घटना में एक लेफ्टिनेंट और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेफ्टिनेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऋषि का परिवार बेगूसराय के पिपरा मोहल्ला में रहता है। उनके शहीद होने की खबर
खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई। 3 भाई बहनों में ऋषि दूसरे नंबर पर थे। 1 महीने की उनकी पोस्टिंग हुई थी। शहीद लेफ्टिनेंट की बड़ी बहन भी सेना में मेजर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को उम्मीद है कि अभी बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। इससे जल्द ही किसानों की सहमति से सड़कें भी खोल दी जाएंगी। किसान आंदोलन और त्योहारों में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीपी राकेश अस्थाना ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो इसलिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ही प्रायोरिटी पर रहता है। यहाँ पर शांति की कोशिश रहती है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी जानकारियाँ मिल रही हैं कि जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो गए हैं और इसी के चलते बाजारों में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। चेकिंग की जा रही है। राकेश अस्थाना ने बताया कि बैरिकेड्स तब लगाए गए थे जब दिल्ली में आंदोलन के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी थी। बैरिकेड्स तब से हैं और बैरिकेड्स के अलावा दूसरी तरफ सड़क पर टेंट और मंच लगे हुए हैं। उसकी वजह से सड़क बंद है। हमने चर्चा करने के बाद 2 बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे। हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे टिकैत ने कहा कि दिवाली यहीं मनेगी, यहीं दिए चलेंगे। राकेश टिकैत ने आगे के आंदोलन के सवाल पर कहा, संसद में गल्ला मंडी लगेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नजदीक है और पार्लियामेंट भी। यहाँ की मंडी धीरे धीरे बंद हो गई तो उम्मीद है कि दिल्ली में दाम अच्छे मिल जाएंगे। उन्होंने रास्ता रोकने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बताया। टिकैत ने आगे कहा कि 26 नवंबर तक का सरकार को समय दिया गया है, नहीं तो हम भी अपने टेंट रिपेयरिंग का काम करवाएंगे और 6 महीने की और तैयारी करेंगे। वापस जाकर हम अब आखिर करेंगे क्या, ये सवाल टिकैत ने किया। उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दाबाद हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। वहीं बंगाल में बीजेपी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि राजीव बनर्जी भी जल्द ही घर वापसी करेंगे और आखिरकार आज राजीव बनर्जी ने टीएमसी में घर वापसी कर ही ली। राजीव बनर्जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक सभा में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। बनर्जी ने इसी साल की शुरुआत में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बता दें कि बागी बनर्जी ने बीजेपी की ही टिकट पर डोमजुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इससे पहले वो वहीं से विधायक थे। चुनाव हारने के बाद से ही बनर्जी बीजेपी में बागी हो गए थे और अभिषेक बनर्जी के संपर्क में थे। इससे पहले राजीव बनर्जी ममता सरकार में 2011 और 2016 की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों बीजेपी से इस्तीफा देने और सिर मुंडाकर शुद्धिकरण करने वाले विधायक आशीष ठाकुर ने भी अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का सपा पर निशाना। जी हां, समाजवादी पार्टी में हुए अत्याचार भूली नहीं है महिलाएं, ये कहना है स्मृति ईरानी का। कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी का हमला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और लड़कियां इस पार्टी के शासनकाल में खुद पर होने वाले अत्याचार को भूली नहीं है। स्मृति ने लखनऊ की बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजित धरोहर कुशल हाथों की सफल उड़ान कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव की रणबेला में अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम राष्ट्र नीति से ओतप्रोत होकर के समाज कल्याण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार शाम पंचाल घाट स्थित नारायण आश्रम पहुंची। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो हालत कांग्रेस की हुई वही अब सपा और बसपा की होगी। ये तीनों पार्टियां अपनी करतूतों की सजा पाएंगे। बता दें कि
बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गंगा कलश यात्रा लेकर के पंचाल घाट पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि वो राजनीति बहुत कर चुके हैं, वो मां गंगा की सेवा ही करना चाहती, इसीलिए सभी के साथ गंगा कलश लेकर के यात्रा पर निकली हैं। प्रियंका गांधी की महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा पर भी उमा भारती ने कटाक्ष किया और कहा कि टिकट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत तो वोट से होती है। जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया है। 2017 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हालत कांग्रेस की हो चुकी, वही हालत अब सपा और बसपा की भी होनी है। और वहीं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार किया, जिसमें राकेश टिकैत ने सदन में अनाज बेचने वाली बात कही थी। साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत अब डकैत बन गए हैं, अनाज वहां बेचते हैं जहां खरीदार होता है। राकेश टिकैत मंडियों में अपना अनाज ले जाएं, ये कहना है साक्षी महाराज का। अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीदार होते हैं। डकैत डकैत बन गए हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसके लिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए, हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए। अगर सदन भी अनाज मंडी होता तो प्रधानमंत्री हमारी सरकार उनको अनुमति देती कि इस मंडी में अनाज लेकर के आओ। हदबंदी तोड़ी है। हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर के अनाज आप बेच सकते हैं। अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीदार होते हैं। डकैत डकैत बन गए हैं। सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसके लिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए, हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए। अगर सदन भी अनाज मंडी होता तो प्रधानमंत्री हमारी सरकार उनको अनुमति देती कि इस मंडी में अनाज लेकर के आओ। हदबंदी तोड़ी है। हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर के अनाज आप बेच सकते हैं। अन्य व्यक्ति और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज के बसवार गांव गई थी, वहां पुलिस ने निषादों की नाव पर को जला दिया था। नदी पर किसी का अधिकार है तो निषादों का है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने किसानों, खाद की कमी, महिला सुरक्षा और रोजगार जैसे कई और अहम मुद्दों पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। प्रियंका ने कहा कि आज किसान प्रताड़ित है, त्रस्त और सरकार उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही। जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं और जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कुछ नहीं करती। सरकार मुंह फेर लेती है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। खाद के लिए लाइन में लगे लोगों की मौत हो रही है। जब मैं मृत किसानों के परिवार से मिली तो वहां कुछ नहीं था, ना वहां सरकारी मदद थी, ना गैस सिलेंडर था तो सिर्फ और सिर्फ उस किसान का रोता हुआ परिवार। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको हम बता दें कि चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और उसी के ही मद्देनजर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की संपूर्ण उत्तर प्रदेश सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आज गाजियाबाद पहुंची, जहां पर शिवपाल यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किसानों के साथ अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी के नाम पर झांसा देने का आरोप लगाया। साथ ही पटेल ने डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार को जमकर घेरा। आपको बता, शिवपाल यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी और जब मैं मंत्री था तब उत्तर प्रदेश सरकार में तो किसी भी किसान को धान लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो बड़े लोग हैं और वो हमसे अब बात नहीं करना चाहते। गन्ने का महंगाई इतनी बड़ी है, खाद मिल नहीं रही, खाद पे भी बढ़ा, धरने पे बैठा है, किसान मर भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब कोरोना आया था ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवाइयाँ नहीं दे पाए, और इस समय भी डेंगू फैला हुआ है, पूरी तरह से डेंगू फैला हुआ है। बताइए, सरकार की तरफ से सरकारी अस्पतालों में कहीं पर भी दवा नहीं है, और कितनी महंगी दवा। गन्ने का महंगाई इतनी बड़ी है। वहीं कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीज अब घट करके 1,60,000 से ज्यादा हो गए हैं, जो कि पिछले 247 दिनों में सबसे कम है। वहीं 446 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में देश में महामारी के
चलते हुए पिछले 24 घंटे में 14,665 लोग महामारी को हराकर ठीक भी हुए, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या देश में 3,36,55,842 हो गई है। भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 106.14 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के 11,35,142 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 60,43,19,915 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एफएम न्यूज़। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5वें दिन भी इनमें बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही देश भर में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में करीब 35 पैसे का इजाफा किया है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109.34 प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई और राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की दर 98.07 प्रति लीटर हो गई है। इस बीच तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर केंद्र सरकार कई तेल निर्यातक देशों से बातचीत कर रही है, लेकिन कीमतों में तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। इससे पहले एक सूत्र ने कहा था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में प्रमुख तेल उत्पादक देशों के लिए कीमतों, आपूर्ति और तेलों की मांग के मामले पर चिंता जताई थी। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं, इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, रूस और अन्य कई देशों के ऊर्जा मंत्रालय को बुलाया और बात दिल्ली की करे तो यहाँ पेट्रोल का दाम और दिल्ली के बात करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम 109.34, जबकि डीजल के दाम 98 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपये 15 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109 रुपये 80 पैसे, जबकि डीजल के दाम 109 रुपये 19 पैसे है। दिल्ली में 1 नवंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। डीडीएमए के साथ बैठक में बनी सहमति के बाद दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूल्स और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्र छात्राओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 1 नवंबर से सरकार के आदेश के अनुसार दिल्ली में सभी क्लासेस के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। बच्चों को स्कूल भेजने के पहले कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी। दिल्ली में कल से सभी क्लास के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोरोना के केस कम होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। ऐसे में अपने बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए माँ बाप भी सतर्क नजर आ रहे हैं।
वहीं महामारी रोग अधिनियम के तहत वेक्टर जनित बीमारियों डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को अधिसूचनीय बीमारी बनाया गया है। ये जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी गई। अधिसूचना में सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य बनाया गया कि वे ऐसे मामले आने पर सरकार को सूचित करें। अस्पतालों द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर पता लगाया जाएगा कि बीमारी यहाँ कहाँ फैल रही है और उन्हें संक्रमित या खतरे वाला इलाका घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो उचित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करेंगे या ऐसे मामलों की जानकारी अधिकारियों को नहीं देंगे। डेंगू संक्रमण डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 नामक वायरस से फैलता है। ये वायरस अलग अलग तरह के ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करते हैं। डेंगू का ज्यादातर कहर मानसून के समय देखने को मिलता है, हालांकि कई बार सर्दियों में भी ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से निजी दुकानों के खुलने के साथ शराब 8 से 9% महंगी हो सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गुरुवार को एक आदेश में कहा कि सभी प्रकार की शराब की थोक कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में एक शराब कारोबारी ने कहा कि थोक मूल्य में वृद्धि से शराब की कीमतों में कम से कम 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये 2021-22 के लिए आबकारी नीति के अनुसार नई खुदरा प्रणाली के लागू होने के बाद ही पता लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर है, जहां एसपी धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में पैदल मार्च किया। इस मार्च का मकसद इलाके में हो रही शरारती वारदातों को रोकना था, जिसके बाद नजीबाबाद कस्बे से इस यात्रा को निकाला गया। तो वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर ने बताया कि इस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों को लेकर के जागरूक करना है और शरारती तत्वों में खौफ पैदा करना और जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाना है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत मिशन शक्ति के तहत एवं वोटर जागरूकता के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज मेरे द्वारा यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ नजीबाबाद शहर में रूट मार्च पैदल मार्च किया गया। लोगों से वार्ता की गई, त्यौहार कायम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, दीपावली की जो गाइडलाइन है, कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसको अनुपालन करने के लिए रूट मार्च से यहाँ के संभ्रांत लोगों में, महिलाओं में, व्यापारियों में अच्छा भाव संदेश दिया एवं जो अराजक तत्व हैं उनमें भय का माहौल दिया। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत मिशन बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर जो अभिनय में तो अब उतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती है। उर्मिला ने अपने ट्विटर से ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। भारत में कोरोना की स्थिति धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग टीका लगवा करके खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर अभी भी कोरोना के केस देश में आ रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है और फैंस से अपील भी की है कि उर्मिला ने अपने ट्विटर से ट्वीट कर ये जानकारी दी कि मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूँ और होम क्वारंटीन मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वाले सभी से अनुरोध है कि वो तुरंत ही अपनी जांच करवाएं। और दिवाली का त्यौहार आने में अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में खबर है कि दिवाली पर आतिशबाजी का शोर और धुआं परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पटाखों की बिक्री करने के साथ साथ आतिशबाजी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को दिल्ली एनसीआर में आने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाने का आदेश दिया है। इस बारे में सभी जिलों के डीसी, एसपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए किसी भी तरह की छूट दिए जाने को लेकर साफ तौर पर इनकार किया है। उसी आदेश के तहत अब ये कार्रवाई की गई है। आतिशबाजी पर लगाई गई ये रोक दिवाली के बाद गुरुपुरब, क्रिसमस और नए साल तक जारी रहेगी। बता दें कि जारी आदेशों के मुताबिक प्रदेश में एनसीआर में शामिल जिलों में आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं एनसीआर में शामिल झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, दादरी और जिंद में आतिशबाजी और पटाखों की खरीद को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ ही इन जिलों के अलावा राज्य के सभी शहरों, कस्बों में भी प्रतिबंध लागू होगा, जहां नवंबर के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब या बदतर है। एनसीआर से बाहर को जिलों में 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी गई है।
और अगली खबर कबीरधाम से है, जहां एक दिवसीय राज्योत्सव मेले में इस बार छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर आधारित एक खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा बिखेरेगी। और मेले में कबीरधाम जिले में संचालित अलग अलग स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं राज्योत्सव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी सिने टॉपर नितिन दुबे अपने सुपर डुपर छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुति देंगे। राज्योत्सव मेले में छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित 30 से अधिक अलग अलग विभागों की स्टॉल लगाने की तैयारी चल रही है। आयोजन स्थल पर जिले के नागरिकों की छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं बैंकर्स भी अपने अपने स्टॉल लगाए और बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ शुभ निवेशों के बारे में जानकारी भी देंगे। और यहाँ रुकें एक बहुत छोटे से ब्रेक लें। ब्रेक के इस बार भी खबरें जारी हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। कांग्रेस हिंसा मामले में जिला अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और अन्य नेताओं के साथ कवर्धा किस लिए पहुंचे थे, उन्होंने शांति की अपील क्यों नहीं की और भाजपा नेता शांति की अपील क्यों नहीं करते हैं। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हिंसा मामले में सभी रिहा हो चुके हैं, फिर भाजपा के नेता कवर्धा क्या करने आए थे। कवर्धा को शांति का टापू कहा जाता है, पर भाजपा इसे कुछ और ही रंग दे करके शांति भंग करना चाहती है। आपको बता दें कि झंडा मामले में कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं है, सभी की जमानत हो चुकी है। जिला अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी ने बताया कि जिन 2 आरोपियों की बात हो रही है, उन्हें अनुसूचित जाति के शासकीय अधिकारी को उनके कार्यालय में घुसकर धमकाने के मामले में जेल भेजा गया है। वहीं दिल्ली की वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन के दौरान 1 नवंबर से वोटरों के नाम दर्ज करने के लिए जागरूकता संदेशों के प्रचार के लिए शहर में बसों पर पोस्टर लगाए जाएंगे और सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। चुनाव अधिकारियों ने इससे वोटरों के लिए 1 महीने तक चलने वाले उत्सव के रूप में मनाने की योजना बनाई है। इस अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल हो रही हो, उससे ज्यादा हो, तो वे वोटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। जहां एक तरफ देश में कोरोना का कहर कम होने लगा है, जिसकी वजह से भारतीयों ने चैन की सांस ली है, लेकिन वहीं विश्व को महामारी की देन देने वाली चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। हर दिन यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के लिए वेरिएंट के फैलते संक्रमण ने सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 29 अक्टूबर के बीच में चीन में 377 मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। चीन के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती शहरों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की गहनता से जांच की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के प्रवक्ता भी मी फेंग ने बताया कि चीन के 14 प्रांतों में 14 दिन के अंदर ही नए मामले सामने आए। इसमें कुछ कोरोना मामले ऐसे हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। ये चीन के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती परीक्षण में पता चला है जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है वो कोरोना का म्यूटेड वर्जन है। और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की क्रूरता कम नहीं हो रही। हाल ही में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। तालिबान के लड़ाकों ने एक शादी में म्यूजिक बजाने पर 13 लोगों की मौत कर दी। आपको तो मौत के घाट उतार दिया। ये ताज़ा मामला अफगानिस्तान के नेंगरहार प्रांत का है। वहीं इस बात की जानकारी अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।